हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए जो है स्पेशल मॉक टेस्ट जो है आपके लिए लेके आए हैं। तो इसका मिनी मॉक टेस्ट जो है ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले जो है टेस्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके अपकमिंग दरोगा का एग्ज़ाम जो है, बिहार एसआई का एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो आप ज़रूर देखिए। आपके जो है जीके जीएस के क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे जीके जीएस के क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल होगा ये वीडियो। ये मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्पेशली जो है ये बिहार दरोगा के को ध्यान में रखते हुए जो ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें डाले गए हैं। ओके, तो वीडियो जो शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी कितना आंसर आपका सही हुआ। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है इसमें। और एक बार बता देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो टेस्ट का जो है बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। ओके, और आप अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, 2021 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ये बताना आपको। 2011 के जनगणना का जो जनगणना हुआ था उस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ये दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन है। तो ये है बिहार। बिहार का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था। इस बात का आपको ध्यान रखना है कितना था। तो ये था 1106। दूसरे नंबर पे कौन था। दूसरे नंबर पे था पश्चिम बंगाल, जिसका कि जनसंख्या घनत्व था 1028 जो है ये जनसंख्या घनत्व था। और तीसरे नंबर पे केरल जो था वो उसका था 860 और 829 था। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो ये सारे चार टॉप 4 स्टेट थे जिसके जनसंख्या घनत्व जो इतने थे। और सर्वाधिक किसका था, बिहार का था 2011 के जनगणना के अनुसार। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, आगे भी अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये सारे फैक्ट जो हैं आप नोट कर लिए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये बताना है आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शंकुधारी वन, या ए और सी दोनों। तो अंडमान निकोबार में जो है किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सदाबहार वन जो है पाया जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ये विषुवत रेखा के समीप है। किसके समीप है, विषुवत रेखा के समीप है। याद रखना आपको, विषुवत रेखा के समीप है अंडमान निकोबार, ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ का जो है सदाबहार वन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है। भारत में जो है सुनामी वार्निंग सेंटर जो है कहाँ पे स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये स्थित है कहाँ पे, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो आपको आपका सही हुआ होगा। आप कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर हुआ आपका। 40 क्वेश्चन है इसमें टोटल। 40 में से यदि 30 क्वेश्चन सही हुए तो आपके स्कोर जो है वो बेहतर हैं। ओके, और 35 सही हुआ तो और भी बेहतर है। आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कितना जो है आपका आंसर सही हुआ। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है, तो ये है हैदराबाद में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में। और ये 2007 ईस्वी से जो है काम कर रहा है। कब से, 2007 ईस्वी से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या 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 करना पड़ता है। वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, पुनः बजट को संशोधित करके लोकसभा के पटल पर रखा जाता है, या सरकार को इस्तीफा देना जाता है। यदि लोकसभा में बजट जो है वो पारित नहीं हो पाता है तो क्या होता है, तो ये हो जाता है क्या, कि पूरी सरकार को ही इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ जाता है यदि लोकसभा में जो है बजट पारित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। कम से कम कितने सदस्य जो हैं उपस्थित होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित होना चाहिए कितना, और मतदान कितना देना चाहिए, उसमें से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 2/3। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 2/3 सदस्य जो है वो कम से कम उपस्थित होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इस बात का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। निश्चित है ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में गण पूर्ति या कोरम कुल सदस्य कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कितने बार पूछा गया है कि लोकसभा में गण पूर्ति या कोरम का कुल सदस्य संख्या कितना होता है। ये होता है 1/10। जितना संख्या पर जितना था उसका 1/10 जो है ये कोरम का कुल संख्या होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। संसद के जो है संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कथन जो है गलत है, पूछा जा रहा है कथन गलत है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये कथन जो है गलत है। बाकी तीनों सही है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता, तीनों कथन जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है।
ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीनों कथन सही है, बाकी जो ये चौथा सी नंबर ऑप्शन जो ये कथन गलत पूछा जा रहा था तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत जो संसद की किस समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है? किस समिति के द्वारा जो ये जांच किया जाता है, जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो केंद्र सरकार के लेखाओं का जो भी प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को दे देता है और राष्ट्रपति जो वह संसद के पटल पे रखता है। इसकी जांच जो है, इस प्रतिवेदन की जांच जो है किस समिति के द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। किसके द्वारा? लोक लेखा समिति। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, लोक लेखा समिति। और इस समिति में टोटल जो है कितना होता है? 22 सदस्य होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस समिति में टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं। 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष का होता है लोक लेखा समिति का। और इसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल। 15 जो है ये लोकसभा से होते हैं, 7 जो है ये राज्यसभा से होते हैं। इस बात का भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है तो ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायालयों के वेतन एवं भत्ते। भारत के जो है संचित निधि पर ये भारित व्यय नहीं है। भारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वेतन भत्ते जो है ये भारत के संचित निधि से नहीं मिलता है। भारत के उच्च न्यायालय के न्याय पेंशन भारित जो है ये होते हैं संचित शामिल। और वेतन और भत्ता जो है ये समीकृत निधि पर भारित होता है। किस पे? समीकृत निधि। समीकृत निधि, वेतन और भत्ते जो हैं वो समीकृत निधि पे होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और पेंशन जो है, पेंशन होते हैं संचित निधि पर भारित होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य के विधान परिषद की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 1/3 से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। कि डायवर्नियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, हाइजेनबर्ग का अपवर्जन नियम, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का अपवर्जन नियम नहीं है। हाइजेनबर्ग का जो है ये अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। किसका? अनिश्चितता का सिद्धांत। और अपवर्जन नियम किसका? ये पाउली का है। किसका है? याद रखना आपको, पाउली का है। पाउली के द्वारा जो है अपवर्जन नियम दिया था। हाइजेनबर्ग के द्वारा जो है अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी तीनों को ऑप्शन जो है ये सही है, ये भी आपको याद कर लेना है, किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है ये बताना है। फ्यूज को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज समांतर तांबा तथा टीन मिश्र धातु का बना होता है। कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। दिया हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों में से कोई कथन जो है सही नहीं है। फ्यूज जो है सदैव जो हुआ समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फ्यूज जो है वो किसका बना होता है? शीशा और टीन का नहीं बना होता है। तांबा और टीन का नहीं बना होता, शीशा और टीन का बना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, शीशा तथा टीन का बना होता है, टीन का मिश्र धातु का बना होता है विद्युत फ्यूज। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो है कोई भी कथन जो है इसमें सही नहीं है। बाकी दोनों कथन आपको करेक्ट करके बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में क्या होता है? ए बी रक्त समूह में क्या होता है? तो ए बी रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी नहीं बनते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं ए बी रक्त समूह में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ए बी एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ओके, और ए बी ग्रुप में जो ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी रक्त समूह जो है ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि किस कारण से बढ़ जाती है? तो ये इसलिए बढ़ जाती है कि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का जो है वो विचलन होता है। प्रिज्म की दोनों सतहों पर जो है किरणों के विचलन होने के कारण जो है प्रिज्म से गुजरने वाले सूर्य के प्रकाश की किरणें जो हैं वो विभिन्न रंगों में बंट जाती है, क्योंकि दोनों सतहों पर जो है किरणों का विचलन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। और जो है कितने रंग होते हैं प्रिज्म से गुजरने में? ये 7 रंग होते हैं, जिसको कि कौन कौन से रंग होते हैं? विबग्योर के नाम से डिनोट किया जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारे जो हैं सारे रंग होते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, रेड, ये सारे जो वायलेट, ये सारे जिसको विबग्योर के नाम से डिनोट किया जाता है। तो प्रिज्म जो है ये, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्प्लावन बल निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो वो किस पे निर्भर करता है? ये विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है।
विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए। वीडियो जो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना का आंसर जो आपका सही हुआ। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। उत्प्लावन बल जो है विस्थापन द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सभी तत्व के सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें किस चीज़ का कारण से उपचयन होता है? तो ए तथा सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए तथा सी दोनों। ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो भी उपचयन होगा और हाइड्रोजन की कमी हो तो भी उपचयन होगा किसी पदार्थ का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने और रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कौन सा तत्व सहायक होता है ये बताना आपको। तो ये होता है थ्रोम्बोसाइट्स। कौन होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट जो ये सहायक होता है। इसे जो प्लेटलेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स इसको कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स को। इसके कारण जो ब्लड को जमने में मदद करता है। ओके, और इसका मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन को उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर में उपस्थित जो है हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस एक की समान बीमा नहीं होती है? ये दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि किसका जो है डायमेंशन, बीमा हो गया इंग्लिश में जिसको डायमेंशन बोलते हैं, वो एक समान नहीं है। तो ये हो जाएगा घनत्व और विशिष्ट घनत्व का जो है बीमा जो है एक समान नहीं है। घनत्व का जो है बीमा कितना होता है? तो ये होता है M1 L-3 T0, ये होता है किसका? घनत्व का। और विशिष्ट घनत्व का क्या होता है? 0 हो जाता है। इसका M0 L0 T0, इसका कोई घन जो है बीमा नहीं होता है विशिष्ट घनत्व का। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये दोनों जो है एक समान नहीं है। बाकी तीनों स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, फोकस दूरी, ऊंचाई, गुरुत्वीय बल और घर्षण बल, ये दोनों का जो है सब ऑप्शन में उसका बीमा जो है डायमेंशन जो है वो समान होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। पौधों में जो मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऑक्जिन, याद रखना आपको, आप नोट कर सकते हैं। ऑक्जिन हो गया, ऑक्जिन, ओके, जिबरलिन हो गया, और साइटोकाइनिन यहाँ पे हो ही गया। साइटोकाइनिन हो गया तीसरा, और इथाइलिन हो गया, और एबिस्कस एसिड हो गया, एबिस्कस एसिड हो गया। क्या हो गया? एबिस्कस अम्ल हो गया। तो ये 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पादप हार्मोन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती का जलना जो है वह किस प्रकार का प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मोमबत्ती का जलना जो है ये किस प्रकार का प्रक्रिया है? तो ये दोनों है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया दोनों है। क्योंकि जब मोमबत्ती का जलना जो है वह दहन होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, और जब मोमबत्ती पिघल कर नीचे बैठ जाता है उसको फिर से जो है भौतिक परिवर्तन में बदला जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये जो है संबंध जो यूकेरियोटिक कोशिका, जो यूकेरियोटिक सेल के संबंध में, ये कथन जो है सही नहीं है, गलत है। बाकी तीनों सही है। ये सेलुलोज के बना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें जो है केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी, ये सब उपस्थित रहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये जो है यूकेरियोटिक सेल में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, इसको भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार कीजिए कि पहला है कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, केवल थ्री। तीसरा नंबर जो है ये सही नहीं है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। और फोर्स का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, फोर्स का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, जो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रुधिर का कार्य नहीं है? रुधिर का मतलब ब्लड का कार्य कौन सा इनमें से नहीं है? तो ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा जल और संतुलन। जल और संतुलन का कार्य जो है ये रुधिर का नहीं है। रुधिर का काम क्या है? ऑक्सीजन की परिवहन करना। ब्लड का क्या क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं
जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उसका जो है परिवहन करना, हार्मोन्स का परिवहन करना, ओके, रोगों से रक्षा करना, शारीरिक ताप का नियंत्रण करना। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि शारीरिक ताप का नियंत्रण जो है वो ब्लड के द्वारा होता है। शारीरिक ताप का नियंत्रण जो है ये भी ब्लड के द्वारा होता है। रक्त स्राव को रोकता है, जल संतुलन को बनाए रखता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये ब्लड का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्रोंकाइटिस रोग जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ये बताना है आपको। तो ये प्रभावित करता है फेफड़े को। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है ब्रोंकाइटिस रोग। ओके, फेफड़े को प्रभावित करने वाला और कौन कौन से रोग है? निमोनिया है और टीबी है। कौन सा है? निमोनिया, याद रखना आपको, निमोनिया और टीबी। ये जो है फेफड़े को प्रभावित करने वाले रोग हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना, निमोनिया और टीबी जो है ये फेफड़े को प्रभावित करने वाले रोग हैं, इंपॉर्टेंट। ओके, और ब्रोंकाइटिस जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ओके, उम्मीद करते हैं ये सारे पता चल गए होंगे आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। किसके द्वारा किया गया? बेगम हजरत महल। लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज कौन था? जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था, इसको दबाने वाला कौन था? ये था मेजर कैंपबेल। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार जो है ये पूछा गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, मेजर कैंपबेल के द्वारा जो है दबाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इस गठन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? इस गठन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है? इसका जो है क्या कारण था? इसका उद्देश्य क्या था? ये उसका उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु जो है साइमन कमीशन को गठन किया गया था, जिसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो कि 1927 में गठन हुआ था। कब हुआ था? 1927 में गठन हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 31 मार्च 1929 को जो है 31 मार्च 1929 को जो है रात के 12 बजे रावी नदी के तट पे, कहाँ पे? रावी नदी के तट पे जो है लाहौर में, कहाँ पे? लाहौर में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है भारतीय तिरंगा फहराया गया था। तो याद रखना, सर्वप्रथम किसने फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 31 मार्च 1929 को। कब? 1929, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, और लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानता किस लिए किया था? किस लिए उपवास किया गया था गांधी जी के द्वारा? ये बताना है आपको, दिए गए ऑप्शन में से पढ़ के बताना है। आप आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपके लिए यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधीन निर्णय के कारण जो इस निर्णय के कारण जो है उपवास प्रधानता किया था महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 90वें मंडल किस देवता से है? ऋग्वेद में जो 90वें मंडल वो किस देवता को समर्पित है ये बताना है आपको। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो ये सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। और सोम को जो है पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। जो भी पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है, उसका देवता माना जाता है किसको? सोम को। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और ये 90वें मंडल में क्या कहते हैं, इसका वर्णन किया गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आपको। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे कौन? तो ये थे महाकश्यप जो है वो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। इस बात का आपको ध्यान रखना। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। और उस टाइम जो है राजा कौन थे? तो राजा थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? अदीना मस्जिद का निर्माण जो है वो किस शासक के द्वारा कराया गया ये बताना आपको। तो ये सुल्तान सिकंदर के द्वारा किया गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुल्तान सिकंदर के द्वारा जो है अदीना मस्जिद का निर्माण किया गया। पांडवा बंगाल में किया गया। यहाँ कहाँ पे किया गया? बंगाल में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अबुल हसन नामक शासक जो चित्रकार जो था वो किस शासक के दरबार में था? किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो ये था जहांगीर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में जो है अबुल हसन हो गया, ये इंपॉर्टेंट जो है चित्रकार थे। बिस्नदा हो गया, याद रखना आपको, बिस्नदा हो गया।
मनोहर दास हो गया, मनोहर दास, मनोहर दास, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है इतने दरबारी चित्रकार थे किसके टाइम में, जहांगीर के टाइम में। अबुल हसन, बिस्नदार और बिस्नदा हो गया और मनोहर दास, ये जो है तीनों इंपॉर्टेंट जो है चित्रकार थे जहांगीर के टाइम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो ये स्थापित किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। और इस क्वेश्चन में संबंधित और भी फैक्ट आपको बताते हैं। फैक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं इस्पात संयंत्र के बारे में। भिलाई में जो है भिलाई का जो इस्पात संयंत्र जो कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये किसके द्वारा, सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रूस के द्वारा जो है स्थापित किया गया था मदद से। और राउरकेला में जो है, राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में। और ये इस्पात संयंत्र जो है किसके द्वारा, जर्मनी की मदद से किया गया था। किसके द्वारा, जर्मनी की मदद से, याद रखना जर्मनी। और बोकारो में भी इस्पात संयंत्र जो कि कहाँ पे है, झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में। ये भी सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। सोवियत संघ रूस के द्वारा जो स्थापित किया गया था। तो ये चारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं। दुर्गापुर का इस्पात संयंत्र जो वो ब्रिटेन की मदद से किया गया था। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में वो रूस की मदद से किया गया था। राउरकेला जो उड़ीसा में ये जर्मनी की मदद से किया गया था। और बोकारो जो कि झारखंड में वो भी जो है रूस की मदद से किया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे फैक्ट जो है पता चल गए होंगे आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। धौलावीरा, कचकारण, कालीबंगा, लूनी नदी, राखीगढ़ी, घग्गर, रोपड़, सतलज, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कालीबंगा जो ये लूनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। कालीबंगा जो वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ये लूनी नदी के किनारे नहीं है। बाकी तीनों सही है। धौलावीरा जो है ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। और कालीबंगा जो है ये, राखीगढ़ी जो है ये कहाँ पे, हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में, याद रखना। और रोपड़ जो है ये पंजाब में है। रोपड़ जो है ये पंजाब में। ये तीनों जो है बाकी सुमेलित, सही सुमेलित किए गए हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखना। और कालीबंगा जो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। किस उपनिषद में जो है सभी आश्रम व्यवस्था का उपनिषद मिलता है, मतलब कि किस उपनिषद में जो है सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ये बताना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताना आपको। तो ये हो जाएगा जावलो उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जावलो उपनिषद में जो है सभी 4 आश्रम के व्यवस्था का वर्णन मिलता है। कौन कौन से 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो है 4 आश्रम व्यवस्था है, आपको याद रखने कौन कौन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसका जो है व्यवस्था का वर्णन किसमें मिलता है, जावलो उपनिषद में मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, और सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य वो जो कहाँ से लिया गया है, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे ये बताना है आपको। तो ये था महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, खड़ग सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब 1839 ईस्वी में जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना था, तो खड़ग सिंह बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1839 ईस्वी में मरने के बाद जो खड़ग सिंह जो उत्तराधिकारी बना था महाराजा रंजीत सिंह का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एहोल अभिलेख का संबंध जो वह किस शासक से है। एहोल अभिलेख का संबंध जो वह किस शासक से, ये बताना है आपको। तो इस अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से संबंध है। किससे, पुलकेशिन द्वितीय। और क्यों संबंध है इसके, पुलकेशिन द्वितीय जो है पुलकेशिन द्वितीय के हाथों जो है हर्षवर्धन का क्या हुआ था, पराजय हुआ था। हर्षवर्धन का पराजय हुआ था, इस बात का आपको ध्यान रखना। हर्षवर्धन का पराजय हुआ था। तो ये इस उल्लेख में जो है और इस अभिलेख में जो है वर्णन किया गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य जो है वो किस चीज़ के प्रवर्तक थे, ये बताना आपको। तो ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। किसके, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इससे संबंधित और भी फैक्ट आपको बता देते हैं। अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन था, तो ये था शंकराचार्य। कौन था, शंकराचार्य जो था ये किसका था, अद्वैतवाद का
प्रवर्तक था। और द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन था? तो ये था माधवाचार्य। कौन था? माधवाचार्य। ये सारे आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और द्वैतवाद का शंकराचार्य प्रवर्तक था, द्वैतवाद का माधवाचार्य प्रवर्तक था, और द्वैतवाद का आचार्य निम्बकाचार्य प्रवर्तक था। कौन था? निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य जो था इसका प्रवर्तक था, इसका द्वैतवाद का। ओके, और शुद्धाद्वैतवाद का तो पता चल ही गया कौन था? वल्लभाचार्य। और एक रह गया विशिष्ट द्वैतवाद, उसका था रामानुजाचार्य। कौन था? रामानुजाचार्य। किसका था? रामानुजाचार्य किसका था? विशिष्टाद्वैतवाद का। विशिष्टाद्वैतवाद याद रखना आपको, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। ओके, उम्मीद करते हैं ये सारे फैक्ट जो आप नोट कर लिए होंगे, इंपॉर्टेंट है सारे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट की और अपनी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? तो अकबर जो वह किससे जाके भेंट किया था? तो ये गुरु अमरदास से जाके भेंट किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुरु अमरदास, जो कि तीसरे गुरु, सिख के जो है ये तीसरे गुरु थे। कौन से गुरु थे? तीसरे नंबर के गुरु थे, जो कि अकबर के द्वारा जाके भेंट करके उसकी बीवी भानी को जो है कुछ ज़मीन जो है उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, भेंट के रूप में 500 बीघा ज़मीन जो है वह दिया गया था अकबर के द्वारा। ओके, और इसी ज़मीन पर जो है अमृतसर नगर की स्थापना किया गया। इसी ज़मीन पर जो है अमृतसर नगर की स्थापना किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे मतलब बिहार दरोगा के मिनी मॉक टेस्ट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। ओके, उम्मीद करते हैं ये सारे 40 क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिहार दरोगा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। ओके, तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।